सर्वेभ्यो नमो नमः। एसटीडी के चैनल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो शीर्षक है वह है वर्णों का उच्चारण स्थल। जैसा कि आपने बोर्ड पर देखा होगा, लिखो वर्णों का उच्चारण स्थल। कि जो वर्ण हम लोग बोलते हैं वो निकलते कहाँ हैं, मुख के किन किन भागों से निकलते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हुए लिखा गया है भाषा विज्ञान में कि जिह्वा के द्वारा वर्णों के उच्चारण स्थल के लिए जिन जिन मुख के भागों का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण स्थलों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही वर्णों का उच्चारण स्थल कहा जाता है। जैसे अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन जिह्वा जो है किन किन वर्णों को बोलने के लिए कहाँ कहाँ प्रयास करती है, किन किन वर्णों को बोलने के लिए जिह्वा किन किन उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती है, इसको हम आपको दिखाएंगे। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि उच्चारण स्थल जो है क्या होता है। तो आपको बताया गया कि वर्णों के उच्चारण के लिए जिह्वा जिन जिन मुख के जिन जिन स्थलों का स्पर्श करती है उसी स्थलों को उच्चारण स्थल कहा गया। क्या कहा गया है? उन्हीं को उच्चारण स्थल कहा गया है। तो हम देखते हैं कि जिह्वा जो है मुख के किन किन स्थलों को स्पर्श करती है। एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाते हैं, रेखा चित्र। ये एक मानव आकृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिह्वा जो है विभिन्न उच्चारण स्थलों को कहाँ कहाँ टच करती है, यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये क्या है? हृदय। हमारे किसी भी वर्णों को बोलने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो हृदय के किसी अंतस्थल में एक रस टपका, वो आया ध्वनियों के माध्यम से कंपन करता हुआ। तो उच्चारण स्थल के बारे में हम बताना चाह रहे थे। तो ये हमारा गला है, गला है, इसको हम कंठ भी कहते हैं। यहाँ देखो, आप टच करोगे तो झनझनाहट होती है ना बोलने पे, तो इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं कंठ। क्या नाम है? कंठ। तो ये जिह्वा जो है वो ध्वनियाँ यहाँ आके टकराती हैं, फिर उसके बाद वापस जा करके आगे बढ़ती हैं। तो जहाँ टकरा के सीधा जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ये मूर्धा। ये हमारा दूसरा उच्चारण स्थल हुआ, दूसरा उच्चारण स्थल हो गया। और उसके बाद देखो एक उच्चारण स्थल ये भी है जिसे तालु कहते हैं। ये क्या है? नासिका। नासिका से भी बोले जाते हैं वर्ण। और यहीं पर जब जिह्वा ऐसे ही मोटी सी ऐसे जिह्वा है मानना, तो ये जिह्वा जो इसके बाद ये क्या है? यहाँ पर दंत है। दांत से टकरा करके जो वर्ण बोलती है उसको आपको बताएंगे। तो दांत से भी जहाँ से टकराई ध्वनियाँ वहाँ जो है वो उसका उच्चारण स्थल बन गया। और उसके बाद ये क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ। तो इस तरीके से आपने देखा कि मुख्य उच्चारण स्थल कितने हैं? कंठ है, दंत है, मूर्धा है, तालु है, नासिका है, ओष्ठ है ना। ये हमारे मुख्य उच्चारण स्थल हुए। तो इन स्थलों पर ध्वनियाँ क्या करती हैं? जब टकराती हैं तो उसके बाद वहीं से उस स्वर का, उस वर्ण का, चाहे वो स्वर हो अथवा व्यंजन हो, उसका प्रस्फुरण वहीं से होता है। वो ध्वनियाँ जो हैं आगे आके जब ओष्ठ खुलता है तो वो स्फुट या वर्ण का रूप ले लेती हैं, लेकिन सारा का सारा रूप उसी जगह बन जाता है जहाँ उसका उच्चारण स्थल होता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण, ये आचार्य वार्तिककार हुए थे
आचार्य बर्वुच थे, उन्हीं का नाम वार्तिककार है, उन्होंने अपने वार्तिक में लिखा था। तो उच्चारण स्थल बहुत ही वैज्ञानिक पूर्ण ढंग से अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने इस उच्चारण स्थल को हम सबके वर्णों की उच्चारण सुविधा के लिए हमको बताया कि वास्तव में कौन सा वर्ण कहाँ से समुच्चरित होता है ना। तो हम देखेंगे उन्होंने जो वार्तिककार जो थे बर्वुच, उन्होंने जो लिखा था अपने ग्रंथ में, आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, क्या लिखा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, और इचु यसाणाम तालु, इचु यसाणाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या बताया उन्होंने कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, और ऋतु लसानाम दंतः, उपपद्मानीया नाम ओष्ठव, और क्या है इमंगणना नाम नासिका, इमंगणना नाम नासिका, ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूली, नासिका अनुस्वारस्य। इतना उन्होंने वर्णों के उच्चारण के लिए सूत्र को दिया। तो हम एक बार अगर इसको याद कर लेते हैं ना, तो बहुत ही आसान, आजीवन आपको भूलेगा नहीं कि कौन सा वर्ण कहाँ से समुच्चरित होता है, वो कहाँ से उच्चरित हो रहा है। अगर हम इसको एक लाइन का सूत्र होता है, अगर अध्ययन कर लेते हैं तो 2 4 5 बार पढ़ते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर हमें किसी अन्य ट्रिक या और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आचार्य बर्वुच ने तो इसे स्वयं ही ट्रिक के रूप में दे दिया सूत्र में, छोटा छोटा ना। 2 3 बार पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। हम आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देते हैं कि क्या लिखा है। आकुह विसर्जनीया नाम, अगर नहीं आता तो आप तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हो कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, दूसरा क्या है इचु यसाणाम तालु, इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, और ऋतु लसानाम दंतः, और उपपद्मानीया नाम ओष्ठो, उपपद्मानीया नाम ओष्ठो, देखो उपपद्मानीया नाम ओष्ठो, और इमंग गणना नाम, इमंग गणना नाम, क्या कहा इमंग गणना, इमंग गणना नाम नासिका। उसके बाद है 7वां ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूली, नासिका अनुस्वारस्य। अब ये क्या कह रहा है, जो भी हमारे कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जो संस्कृत पढ़ना उनको नहीं आता है या संस्कृत पढ़े ही नहीं है और विषयों से अपना जो डिग्री है वो उपलब्ध किए हैं, प्राप्त किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ाना बता ही दिए हैं। इसको डिटेल कर देते हैं, हिंदी में भी बता देंगे आपको, तो समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान से। अब देखिए एक एक को देखते हैं। जैसे बताया कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, ये अकुह विसर्जनीया नाम कंठा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आ कु कहने का तात्पर्य यह है कि का वर्ग, क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन है ना, इसको संस्कृत में जैसे कु है ना, कु चू आपको इसमें मिलेगा, जैसे ये चू मिला इसको टू मिला ना, तो ये सब क्या है कु चू टू तू पू एक सूत्र होता है, ये इनको उदित कहा गया है, उदित बोला जाता है इनको संस्कृत में। तो ये कु कहने का आशय क्या होता है का वर्ग। अब का वर्ग अगर हमने कह दिया तो का वर्ग में 5 वर्ग हैं, क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन है और एक एक वर्ग में 5 5 वर्ण रखे गए हैं। जैसे का वर्ग कहने से मतलब है, का वर्ग अगर मैं कह देता हूँ, मान लो देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, का वर्ग तो हो गया का ख ग घ और ग, का खा गा घा
ग ना, ये का वर्ग। इसी तरीके से तो क्या बता रहा है कि आ का वर्ग, आकु और हा माने हा भी है, आकु ह, और क्या है विसर्ग है, आ का वर्ग हा और विसर्ग, विसर्जनीय नाम माने विसर्ग। इसका उच्चारण स्थल कहाँ बताया, तो वार्तिककार ने बताया कि इसका उच्चारण स्थल कंठ है। इसका उच्चारण स्थल क्या है, कंठ। अगर आपसे कोई पूछता है कि खा का उच्चारण स्थल बताओ, तो आप क्या बताएंगे, खा का उच्चारण स्थल, चूंकि ये का वर्ग का वर्ण है का ख, तो का क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा ना। इसका उच्चारण स्थल कंठ। अब चाहे वो का हो या खा हो, गा हो, घा हो ना, और चाहे हा हो या विसर्ग हो या ये आ हो, इसका उच्चारण स्थान कहाँ बता दिया, वार्तिककार ने कहा कि इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा ना। तो एक समझ में आई बात, देख लीजिए क्या कह रहा है कि आ कु माने का वर्ग, हा माने हा, और विसर्जनीय माने विसर्ग, यानी का आ का वर्ग हा तथा विसर्ग, इसका उच्चारण स्थल कहाँ होता है, कंठ होता है। आगे हम देखते हैं, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ईचु यसाणाम तालु। ईचु यसाणाम तालु कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ई स्वर चाहे छोटा ई हो या बड़ा ई हो, ई कहा जाएगा तब भी क्या होगा, तालु ही होगा। ई, अब चा वर्ग, चा वर्ग में जैसे का वर्ग में हमने आपको बताया कि क ख ग घ ग ना, ऐसे ही चा वर्ग कहने का मतलब है कि चा छ ज झ इया, और या तथा शा। और क्या है, कौन कौन से वर्ण जो बोले जाते हैं, या और सा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ बताया, तालु। इसका उच्चारण स्थल तालु है। ईचु यसाणाम तालु, मतलब ईचु यसाणाम तालु जो कहा, तो कहने का मतलब उसका क्या था वार्तिककार का, कि ई चा वर्ग यानी चा छ ज झ या और तालव्य शा ना, इसका तालव्य शा, इसका नाम क्या हो गया, चूंकि ये तालु से उच्चरित होता है इसलिए इसको कौन सा सा कहते हैं, इसको तालव्य सा कहा जाता है, तालव्य। बहुत से लोग तीनों सा का उच्चारण उसका शुद्ध नाम ही नहीं जानते ना, कोई इसको सीटी वाला सा कहता है, तो उसको सरौता वाला सा कहता है, लेकिन शुद्ध नाम क्या है इसका, इसका नाम तालव्य है। हाँ, आगे देखते हैं, तीसरा क्या उन्होंने दिया कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। बहुत ही सरल है, अगर आप समझ में आपको आ जाए तो इसको इस तरीके से उच्चारण स्थल याद करना बहुत ही आसान है। ये क्या कह रहा है, री मतलब चाहे छोटा री हो, छोटी री अथवा बड़ी री, ये देखो ये बड़ी री, ऋतु रसाणाम। उसके बाद जैसे च्यू कहा हमने तो चा वर्ग था, ऐसे टू कहा तो टा वर्ग, टा वर्ग, री टू ना, यानी री टा वर्ग, और उसके बाद क्या है रा तथा सा। ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कौन सा सा है, देखो इसको कहते हैं, ये मूर्धा से निकलता है, मूर्धा। मूर्धा भी हमने आपको बताया कहाँ है मूर्धा, मूर्धा आपको हमने दिखाया था, ये देखो आपको बताते हैं मूर्धा कहाँ है। ये देखो ये मूर्धा है ना, कि ध्वनिया जहाँ से टक सीधा ऐसे पहुँचे, ये जो हमारा यहाँ गले के ऊपर भाग वहाँ से जब टर्न होती हैं, मूर्धा के लिए बताया कि भाषा विज्ञान की जिह्वा एकदम से पीछे की तरफ मुड़ करके जहाँ टच करती है, जहाँ जिह्वा एकदम मुड़ करके टच करती है, उसी को क्या कहते हैं मूर्धा। तो जैसे हमको टा ठा ड ढा बोलना हुआ, अब देखो टा अगर आप बोलोगे तो टा बोलोगे तो जिह्वा कहाँ जा रहा है, जिह्वा जो है एकदम पीछे चला जा रहा है ना,
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, तो जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा, देख करके आपको याद भी हो जाएगा, 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो ऋतु वषणाम मूर्धा। तो आप देखो, अब जैसे आपको और डिटेल कर देते हैं ना, जैसे अभी कहा क ख, तो देखो यहाँ बोलते समय ऐसा उन्होंने बताया वार्तिककार ने कि यहाँ पर ध्वनियाँ जब का बोले तो क्योंकि कंठ इसका उच्चारण स्थल है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा झंझनाहट होती है ना, तो जहाँ ज़्यादा बल में पड़ेगा उसका उच्चारण स्थल वो बन जाएगा। जैसे हम लोग च बोल रहे हैं तो च, छ, ज, झ, इसको बोलते समय जिह्वा का अगला भाग कहाँ टच करता है? तालु में ना, दांत के थोड़ा सा ऊपर। तो जहाँ दांत के थोड़ा सा ऊपर जहाँ टच कर रहा है, क्या टा बोलने पर भी वहीं टच हो रहा है? अब वहाँ टच नहीं हो रहा है ना, वहाँ और वो पीछे जा रही जिह्वा, जिह्वा एकदम मुड़ जाती है। तो टा ठा, अब जहाँ चा छा बोले थे जिह्वा वहीं टच नहीं कर रही। अगर आप अपने जिह्वा को स्पर्श करो जिह्वा से तो देखो ध्यान रखो, चा तो दांत के थोड़ा ऊपर टकरा रही है, और अगर टा बोलो तो थोड़ा और अंदर चली जाती है ना, जहाँ जा रही है उसका उच्चारण स्थल वही होता है ना। जैसे टा बोल दिया तो टा को मूर्धा हो गया ना। अब हम आगे देखते हैं, लृतु लसा नाम दंत, लृतु लसा नाम दंता, ये क्या कह रहा है कि लृ, लृतु में जो लृ है, लृ और क्या है? तावर्ग, लृ तावर्ग, और क्या है? ला तथा स, इसका उच्चारण स्थान क्या बताया गया? दंत। अब देखो जैसे हमने आपको बताया टा ठा बोलते समय देखो जिह्वा का अगला भाग कहाँ टच किया? जिह्वा का जो अगला भाग है वो एकदम पीछे चला गया था, लेकिन अभी आप ता बोलोगे तो कहाँ टकरा रहा है? अब वो दांतों में लड़ रहा है ना, ता थ द ध न, तो जहाँ पर टकराता है वही उसका उच्चारण स्थल बन जाता है। तो ताथा वर्ण बोलते समय जिह्वा जो है दांतों से टकराती है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान दंत कह दिया गया। अब जैसे एक बार फिर से देख लो, लिरी माने लिरी, लिरी बड़ी लिरी होती नहीं है। अब देखो तू कह दिया, जैसे कू चू टू आपको बोला गया था, तो अब तू कह दिया गया तो ये ता वर्ग, ता था दा धा, लृतु ला है और सा, इतने वर्णों का उच्चारण स्थल दंत है ना। इसका नाम, इस सा को सरवता वाला सा, सपेरा वाला सा लोग कहते हैं ना, लेकिन इसका नाम क्या है? इसको चूंकि उच्चारण स्थल इसका दंत है इसलिए इसे दंत सा कहा जाता है, दंती सा ना, दंत सा कहा जाता है इसको। लृतु लसा नाम दंता। तो बात समझ में आ गई ना आप सबको कि कैसे, कौन सा उच्चारण स्थल कहाँ है, कैसे पढ़ेंगे? लृतु लसा नाम दंतः, लृतु लसा नाम दंतः। आगे देखते हैं, उपु पद्मानीया नाम, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठव, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठव। ये क्या कह रहा है? उपु पद्मानीया नाम ओष्ठव, अर्थात कह रहा है उ माने उ, चाहे छोटा उ हो या बड़ा हो, उ। अब पु माने पावर्ग, जैसे अभी तक आपने देखा तू माने तावर्ग, इसे पु माने पावर्ग। तो पावर्ग ये सब वर्गीय व्यंजन है ना, तो पावर्ग में कितने वर्ण आ गए? अब आ गए पा, बा, भा, म। बिना ओष्ठ खोले आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। अभी ओष्ठ बंद हो और आपसे कह दिया जाए फा बोलो तो उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि बिना ओष्ठ की सहायता से, वैसे तो सभी बिना ओष्ठ खोले नहीं हो सकते, लेकिन ये स्पेशल इसमें यही है कि पा अगर ओष्ठ नहीं खुलता है तो आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान ये बना दिया गया, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठ, पावर्ग ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ हो गया। अब अगला देखते हैं, इमं गणना नाम नासिका, इमं गणना नाम, इमं गणना नाम नासिका, इमं गणना नाम नासिका क्या कह रहा है? यानी इया
मा ग ड़ा ना, कितने वर्ण आ गए? इया, मा, ग, ड़ और ना। आपको एक चीज और आपको बता देते हैं कि ये इसका पहले उच्चारण स्थान देख लो, नासिका है। क्या है? इमं गणना नाम नासिका। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो इमं गणनम है, ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों का एक एक उच्चारण स्थल और होता है। जैसे अभी आपको हमने बताया था अकुह विसर्जनम कंठा, यानी आ क ख ग घ ग, ये भी है ना। लेकिन इसका जैसे इसका इचु यषणाम तालु है, इसका ये दंत है, येड़ा का मूर्धा है ना, माँ का ओष्ठ है। तो लेकिन इसके लिए चूंकि ये नासिक के वर्ण कहे गए हैं, कैसे वर्ण है ये? नासिका से उच्चारित होने वाले हैं, इसलिए इसको स्पेशल इसी में रख दिया गया है। तो इसके लिए आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इया का उच्चारण स्थल बताओ, तो आप क्या बताओगे? यद्यपि 2 है, लेकिन चूंकि ये नासिक के वर्ण हैं, नासिका के द्वारा बोले जाते हैं, ये अकेले मुख से उच्चारित नहीं हो सकते। मुख सहित, इसके बारे में बताया गया, नासिक के वर्ण के बारे में बताया कि मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञो स्यात्, अर्थात जिसकी कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा, क्योंकि ये अनुनासिक कहे गए हैं। अनुनासिक संज्ञा कहने से मतलब है कि इनका एक नाम क्या है? अनुनासिक है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थल नासिका से भी होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि माँ का उच्चारण स्थल कहाँ है, तो आप ओष्ठ नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे? नासिका, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एक उच्चारण स्थल बना ही दिया है वार्तिककार ने ना, उसमें कुछ करना नहीं हमको। अगर कोई पूछता है एग्जाम में कि किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में नासिक के वर्ण है, तो आपको दे देगा क च ट म, या ना कुछ दे दिया ऐसे। अथवा ड़ा का उच्चारण स्थल बताओ, तो ड़ा का उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धा, दे देगा मूर्धा ना, मूर्धा दे दिया, और नासिका भी दे दिया, और तीसरा क्वेश्चन बनाएगा नासिका मूर्धा दोनों ना, और तो अथवा नासिका या नहीं, नासिका या मूर्धा नहीं, तो दोनों भी हो सकता है ना, क्योंकि ना ये ड़ा भी है, और ड़ा का उच्चारण स्थान देखिए जो ड़ा है, ड़ा तो इसको मूर्धा भी हो गया, और एक ड़ा का दूसरा उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? नासिका। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसाएगा आपको कि एक ही पूछेगा इसमें से, चाहे अगर मूर्धा अगर है तो फिर नासिका नहीं देगा। वैसे वास्तव में क्या होना चाहिए? अगर एग्जाम में आता है कि ड़ा का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? सीधा सीधा नासिका, इसका उच्चारण स्थल ड़ा का नासिका ही आप बताएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। हाँ, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ए दयतो कंठ तालु, ए दयतो कंठ तालु, ए दयतो कंठ तालु, ये क्या कह रहा है? ए दयतो यानी ए और ऐ, ये 2 वर्ण जो हैं ए ऐ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ तालु है। कहाँ? कंठ तालु। अब कंठ तालु ये तो 2 हो गया ना, कंठ और तालु 2 हो गया, तो ये कैसे 2 जगह से बोले गए, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपको बताया गया ये किस तरीके के वर्ण हैं। जैसे ए है, एक किन 2 वर्णों से बना है, तो ये पता चलता है कि एक किससे बना है? आ प्लस ई से, आ और ई से मिल करके बना है ए, और आ का उच्चारण स्थान है कंठ, अकु विसर्जन नाम कंठा आपने देखा था, और ई का इचु यषाणाम तालु, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? ये बता रहा है तालु। तो चूंकि कंठ और तालु के मेल से ये बना,
इन दोनों के मेल से बना है ना ये, इसलिए इसका जो ए बना इसका उच्चारण स्थान ये दोनों हो गए, तो ए का उच्चारण स्थल कंठ तालु होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई तो आप लोग समझने के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। स्क्रीनशॉट हम हट जा रहे हैं, आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हमेशा आपको याद रहे, भूलने की आवश्यकता ना हो। समझ में आ जाएगा, 2-4 बार अध्ययन करेंगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। अब देखो अगले क्रम में बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर क्या लिखा है? ओदयतो कंठ ओष्ठम। ओदयतो कंठ ओष्ठम, यानी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ओ तथा आओ, ओ और आओ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो बताया कि इस दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ क्या है? कंठोष्ठ। अब जैसे आपने देखा था कंठ तालु, कंठ तालु देखा था तो कैसे बना था? आ और ई से मिलकर के बना था। ऐसे ही ओ कैसे बनता है इसको भी आपको बता देते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कंठोष्ठ कैसे हुआ? तो ओ आपको पता चलता है कि आपको बताया गया था संयुक्त स्वर के अंतर्गत, आपको हमने पिछले पाठ में पढ़ाया था, आपको हमने वीडियो में, आप देख सकते हैं पीछे हमारे, और जो शेष हैं उसको आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। और बताया गया कि संयुक्त स्वर क्या है? तो आ और उ, इन दोनों से मिलकर के ओ बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान तो कंठ आपको अभी हमने बताया ही था, और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसलिए जो इन दोनों से मिलकर के बना, इन दोनों से मिलकर के क्या बना? ओ बन गया। ओ आओ ना। तो अब ये जो बना इन दोनों के द्वारा बना, इसलिए इन दोनों का, इसका उच्चारण स्थान दोनों मिल करके हो जाते हैं, यानी ओ का उच्चारण स्थान क्या बन गया? कंठ ओष्ठ। ओ और औ। आपसे पूछता है एग्जाम में कि ओ का उच्चारण स्थल बताओ, तो क्या आप बताएंगे? कि ओ का उच्चारण स्थल कंठ और ओष्ठ होता है ना। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो, कोई समस्या हो आपको इसको समझने में, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा हमें। हम आपको जितना भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। अब देखते हैं 9वां क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य क्या लिखा है? देखो, वकारस्य दंत ओष्ठम, अर्थात ये क्या कह रहा है? वकारस्य वानी वा का जो वा जो है वो, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? ये जो वा है इसका उच्चारण स्थल दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ है, यानी ये दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। यही एक अकेला वर्ण है जिसका उच्चारण स्थल दंतोष्ठ है। तो अभी आपने देखा कि ए दयतो कंठ तालु कहने का मतलब क्या है? ए और ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ हुआ? कंठ तालु हुआ। ओ दयतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थल कंठ ओष्ठ हो गया। और वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वा अकेला एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थल दंत और ओष्ठ दोनों होता है। दंतोष्ठ आप कहोगे, मिल करके बोला जाएगा ना, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ कहा गया ना इसको। वा का उच्चारण स्थल क्या बताएंगे आप? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता रहता है। तो आप लोग कुछ वर्णों को विशेष ध्यान रखना, जैसे पूछता है टा का, ख का, पा का, भा का, मा का, ऐसा वा का चूंकि वह अकेले है। या का पूछ लेता है, सा का कई बार पूछा है एग्जाम में। हम तो 2012 से लगातार पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन तो इस बार आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और नहीं तो विगत जितने भी पिछले वर्षों के आप देखेंगे और
जो पेपर हुए हैं, अगर प्रश्न पत्र देखें तो उसमें उच्चारण स्थल बताया गया है। और आपको बता दें कि इसमें से टेट या सुपर टेट कहीं भी हो, एक प्रश्न हमेशा आता रहता है। उच्चारण स्थल से एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए आप विशेष रूप से इसको अपना 1 नंबर 30 नंबर में 1 नंबर क्लियर करने के लिए इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से आप देखो, और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं 2-3 बार 4 बार, इसीलिए सूत्रों को पढ़ के आपको बता रहे हैं, समझाने का प्रयास करें जिससे कोई दिक्कत ना हो। 2-3 बार आप देखेंगे, पढ़ेंगे वीडियो, 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखना। और आगे देखो, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूली, ये क्या कह रहा है? जिह्वा मूलस्य। जिह्वा मूलस्य क्या है? जैसे हमने आपको अभी रेखा चित्र बनाया था, शुरू में ही दिखाया था कि जो जिह्वा जहाँ से निकल रही है तो वही तो है जिह्वा का मूल ना, वहीं से जिह्वा निकल के और आगे बढ़ती है। और जो पिछला भाग है जिह्वा का मूल, माने जिह्वा का पिछला भाग, जब इन वर्णों को उच्चारण करते हैं, जिह्वा मूली कौन है, तो उसमें बोलते उच्चारण करते समय जिह्वा अपने पिछले, जिह्वा का जो पिछला भाग है वो ऊपरी तालु से टच कर जाता है, फूल जाता है। तो आपको देखो ऐसे बना रहता है का, और अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग होता है। अर्ध विसर्ग, पूरा विसर्ग कैसे? अर्ध विसर्ग मतलब ये है कि ये विसर्ग इसी को कहते हैं ना, तो ये दोनों हैं, पूरा पूरा है ना, तो ये आधा ही तो है, यहाँ से काट दिया गया, ऐसे आधा ले लिया, उसको हटा दिया ना, और इसमें से ये भाग ले लिया, तो ये भाग ले लिया, इसको काट दिया। देखो जैसे ये ऐसा है और इसका ये ऊपरी भाग ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग है। तो का और खा, ये अर्ध विसर्ग युक्त जो बीच में है, तो इसी को जिह्वा मूली कहा जाता है। जैसे अभी आप बोलेंगे, जैसे काफी शब्द हो, खा, खा, खा बोला आपने ना, तो खा कहते ही कि जिह्वा का जो मूल है वो क्या होता है? ऊपरी तालु में टच कर जाता है। तो इसका नाम क्या बताया? जिह्वा मूली। क्योंकि ये जिह्वा मूली कहने का मतलब यही है कि ये जिह्वा के मूल से निकलता है। इसको बोलते समय जिह्वा पिछले भाग से फूल करके ऊपरी तालु में स्पर्श कर जाती है। खा, खा, जैसे उर्दू अल्फाज है ना, खा ना, तो बोलते समय देखो आप ध्यान से, तो जिह्वा ऊपरी तालु में टच कर जाती है। तो जिह्वा मूली माने ये जिह्वा मूली का चिन्ह है। ये जिह्वा मूली अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके से बना हुआ चिन्ह दिखाई देगा तो वो का और खा तो जिह्वा मूली नहीं है, लेकिन ये जो चिन्ह है इसको कहा जाता है, जब का और खा के साथ ये प्रयुक्त होगा तो इसको जिह्वा मूली कहा जाता है। ऐसे ही नासिका अनुस्वारस्य, अगला क्या है? अनुस्वार। जो अनुस्वार जो होता है, ये देखो ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार कहा गया है ना, तो इसका भी कहाँ उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका उच्चारण स्थान नासिका है। इसका उच्चारण स्थल नासिका है। जैसे इमं गणना नाम नासिका, जो पंचमाक्षर हैं, अनुनासिक वर्ण हैं, उनके बदले इनका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसके बदले किया जाता है? पंचमाक्षर के बदले, पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है ना, पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है, इसलिए इसका भी उच्चारण स्थान वही है जो इन पंचमाक्षरों का है। ईमंगणना ना, ईमंगणना मा जो भी है, तो ये पांचों अक्षरों का जो उच्चारण स्थान नासिका बताया गया है, तो अनुस्वार का भी है। एक और आपको बता देते हैं, उपपदमानीय नाम ओष्ठो, इसमें नहीं लिखा गया, क्या है? उपपदमानी, जैसे जिह्वा मूली आपको बताया गया ना, तो उपपदमानी क्या है? उपपदमानीय, चूंकि उपपदमानीय नाम ओष्ठो पहले ही बता दिया गया था,
तो इसका दोनों को उच्चारण स्थान तो ओष्ठ ही है, लेकिन उपदमानी चूंकि जीवामूली हमने आपको दिखाया तो हम सोच रहे हैं इसको भी आपको बता दें। उपदमानी क्या है? उपदमानी पा जैसे का और खा के बीच में चिन्ह है, ऐसे ही पा और फा के बीच में अगर चिन्ह मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? उपदमानी। ये हमने आपको वर्ण बताते समय स्पष्ट किया था। तो आपको देखो क्या समझ में आया कि जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूली, यानी जिह्वा के मूल से उच्चारित होने वाले वर्ण जो हैं वो जिह्वा मूली कहलाते हैं। इसका चिन्ह ये है का और खा, इसको जिह्वा मूली कहा गया। नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो उन्होंने बताया वार्तिककार ने कि अनुस्वार का उच्चारण स्थल नासिका है ना। नासिका कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि ये पंचमाक्षरों के बदले बोले जाते हैं, ये अनुस्वार जो है पंचमाक्षरों के बदले बोला जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थल नासिका है। और उपदमानी हमने आपको इसी प्रसंग बस बता दिया कि उपदमानी कैसे बनता है, तो ये इसको उपदमानी कहा जाता है ना। और इस तरीके से हमारा जो उच्चारण स्थल ये पूर्ण होता है। आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि जैसे भा का उच्चारण स्थान क्या पूछेगा? जैसे भा दे दिया कि भा का उच्चारण स्थान बताओ, या ऐसे एक क्वेश्चन बना देगा, 4 ऑप्शन देगा, जैसे दे दिया टा, जैसे टा दे दिया टा, चा, का ना और या। और पूछ सकता है आपसे कि इसमें से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित हो या मूर्धा से उच्चारित होने वाला है? तो मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? टा है ना। उस पर ऐसे ऑप्शन दे देगा। इसी तरीके से आपको वो प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इन सूत्रों को आप देख लेंगे। हम आपको सुविधा के लिए एक आगे चार्ट भी दिखाए हैं कि उच्चारण स्थल तालिका, आप इसको भी देख लेना। एक एट ए ग्लैंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा एक बार 2 बार देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे और मेरे इस वीडियो को देखेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है। जैसे आपको हम एक बार दिखा देते हैं इस उच्चारण स्थल तालिका में, जैसे कंठ कह दिया, कंठ में कितने वर्ण आते हैं जो कंठ से निकलते हैं। तो आपने देखा कंठ से अगर स्वर पूछता है कौन सा स्वर कंठ से निकलता है, तो कौन सा निकलता है? आ और आ ना, आ। और व्यंजन कितने हैं जो निकलते हैं? ये का, ख, ग, घ, ग ना। ये इतने ही वर्ण जो हैं कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। इसी तरीके से आपको देखो ये तालु बना दिया हमने कि तालु से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं। तो देखो स्वर में कितने हैं जो तालु से निकलते हैं, स्वर जो है कितने स्वर जो हैं तालु से निकलते हैं। तो बताया कौन से वर्ण हैं? ई और ई ना, ई। और कौन कौन से वर्ण हैं जो तालु से निकलते हैं? तो है वो च, छ, ज, झ, या और श। और वहाँ पे कंठ में तो हा भी निकलता था ना, और विसर्ग। अब देखो इसी तरीके से मूर्धा से कौन सा स्वर, यानी ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो अगर इस तरीके से पूछा तो भ्रमित कर सकता है कि मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण जो है री और री है। अगर व्यंजन को हम देखें तो टा, ठा, बड़ी री भी है ना। देखो हाँ, इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ, एक मिनट देख के बना देते हैं आपको कि ये बड़ी री ना, बड़ी री कैसे बनता है इसमें नहीं हो पाया है आपको। देखो एक ये बन गया और इसी में हम दोबारा इसको लिख देते हैं तो ये बड़ी री बन जाता है ना। ये बड़ी री हो गया, क्या है? बड़ी री। इस तरीके से बड़ी री बनता है ना। तो आपने देखा कि मूर्धा से उच्चारित होने वाला जो स्वर है वो री है और बड़ी री है। और कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, रा और मूर्धन्य सा। ये क्या है? व्यंजन है जो यहाँ से निकलते हैं। तो आपको यहीं हम एक तरफ से बता देते हैं कि इसका नाम क्या था। जैसे बताया था हमने, इसको क्या कहते हैं? तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये दंत सा है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अब देखो लृ, दंत से निकलने वाला, दांत से निकलने वाला जो स्वर है वो है लृ। तो लृ है,
तो लिवि है। और कौन कौन सा व्यंजन है जो लिवि जो दंत से निकलता है? तो बताया ता, थ, द, ध, न, ला और सा। ये कहाँ से निकलते हैं? दंत से निकलते हैं। आप इसी में ही पूरा, अगर आप उसको ना देखो, यहीं से देख लोगे, तब भी आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है। जैसा ओष्ठ से देखो, तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाला जो स्वर है वो है उ और ऊ ना। और व्यंजन को अगर हम देखें तो पा, फा, बा, भा, मा ना, इतने व्यंजन हैं जो जिनका उच्चारण स्थल कहाँ है? ओष्ठ है। इसी तरीके से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको स्वर है जो नासिका से बोला जाता है? तो अगर इस तरीके से पूछे तो कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो नासिका से उच्चारित हो, सॉरी स्वर नहीं है। वर्ण कौन कौन से हैं जो नासिका से बोले जाएंगे? तो नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं इया, मा, ग, ड़ और न। इमं गणनम बताया गया ना, तो यही इतने वर्ण हैं, 5। ये इतने कितने वर्ण हैं? ये 5 ही अनुनासिक वर्ण हैं। इनका एक नाम क्या है? अनुनासिक लिख देते हैं आपको, इसका एक नाम अनुनासिक भी है। ये नासिका से बोले जाते हैं। अब देखो कंठ और तालु, ए और ए, दो ऐसे स्वर हैं ए और ए जो कहाँ से उच्चारित होते हैं? दो दो उच्चारण स्थल से उच्चारित होते हैं। ए और ए कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं। इसी तरीके से अगर ये पूछ ले कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंत और ओष्ठ से मिलकर के बनता है, तो कोई स्वर ऐसा है तालिका में नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोई ऐसा स्वर नहीं है जो दंत और ओष्ठ से मिलकर बना हो। तो कौन है? व्यंजन में कौन सा वर्ण है? कौन सा व्यंजन वर्ण है जो दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से मिलकर बना? तो क्या है वो? वा। वा एक ऐसा वर्ण अकेले है जो दंत और ओष्ठ से मिलकर के बनता है। और कंठ ओष्ठ से मिलकर के बनने वाला स्वर कौन सा है? ये ओ और औ, ओ और औ, ये इससे मिलकर बना है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखना। और एक क्वेश्चन इसका आप फिर से बता दे रहे हैं कि फिक्स है टेट, सुपर टेट में, तो आप लोग मन लगा करके इसको पढ़िए। और हम नेक्स्ट अगले शीर्षक में आपको दूसरा कोई शीर्षक नया लेकर के आएंगे अगले वीडियो में अपने। तब तक के लिए धन्यवाद।